हे गाइस, दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हमारे पास काफ़ी सारी अपडेट है फ्रॉम इंडियन सुपर लीग, जहां पर एक बहुत बड़ा फेरबदल हुआ है मुंबई सिटी से, और यहां पर डेफिनेटली यूरोपियन फुटबॉल ट्रांसफर मार्केट से हम लोग काफ़ी सारी अपडेट्स पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पर ला लीगा की तरफ नजर डालते हैं। अगर यहाँ पर हालैंड की एजेंट की बात करें तो राफेला पियामोंता, भाई मेरे को ना पहले ही ऐसा लग रहा था कि ऐसा क्या रीजन है कि यहाँ पर स्ट्रेट अवे मना करने से यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप मैनचेस्टर सिटी के अगर हायर ऑफिशियल्स की बात करो, उन्होंने इंटरव्यू पे सीधा मना कर दिया कि हालैंड तो यहाँ पर बहुत सालों तक रहने वाला है। लेकिन आप यहाँ पर इनके एजेंट के अगर पूरे इंटरव्यू की बात करो जो इन्होंने रेलेवो को दिया है, जो कि आप पढ़ सकते हो उनकी वेबसाइट पे जाके, तो उन्होंने यहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए थे, जो कि मैं समझ रहा था कि जर्नलिस्ट थोड़ा सा घुमाने की कोशिश कर रहा है और बात में हालैंड का नाम डालने की कोशिश कर रहा है। चाहे हम यहाँ पर बात करेंगे क्यों उनकी एजेंट जो है वो यहाँ पर सैंटियागो बर्नाब्यू गई, क्यों यहाँ पर जब मतलब सो लेजिट वो जब रियल मैड्रिड की तारीफ भी कर रहे थे ना, तब भी सोचो जर्नलिस्ट ये पूछ रहा था कि तो इसका मतलब तो हालैंड को भी रियल मैड्रिड पसंद आएगा। मतलब इस तरीके से हालैंड को और रियल मैड्रिड के टॉपिक को प्लग इन किया जाता। लेकिन जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि यस, इसमें थोड़े से कैचेस हैं, यस इसमें थोड़े से यहाँ पर उलटफेर हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप पूरे डेकोरम की बात करोगे तो बहुत बखूबी से यहाँ पर नजाकत के साथ पूरे इंटरव्यू को दिया गया उसके एजेंट की तरफ से। वेरी वेरी स्मार्ट वो एजेंट है। देखो, सबसे पहले यहाँ पर पूछा जाता है कि भाई हालैंड का क्या हिसाब है, लाइक क्या हालैंड के लिए आप यहाँ पर सैंटियागो बर्नाब्यू गए, जिसके लिए उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हालैंड का कोई डिस्कस नहीं है, बल्कि इवन मैंने यहाँ पर ना ही सैंचेज ना ही यहाँ पर फ्योरेंटिनो पेरेस से मिली। उसके बाद जब हालैंड की बात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हालैंड का क्या सीन है, क्या हालैंड यहाँ पर इस समर हमको हालैंड अपने फ्यूचर पर डिसीजन लेता हुआ दिख सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट था जहाँ पर आपको कहना, आप एक्सपेक्ट करते हो अगर आप एक सिटी एक हालैंड यहाँ पर सपोर्टर हो या फिर आप किलियन एम्बापे और रियल मैड्रिड का देखते हो, कि आपको सुनने को मिलेगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, हालैंड मैनचेस्टर सिटी में बहुत सालों तक रहने वाला है। डिस्पाइट और रादर उन्होंने यहाँ पर एक चीज़ कहा कि हालैंड ना अपनी किस्मत खुद लिखता है, हालैंड अपना डिसीजन खुद लेता है, और ये डिसीजन पूरी तरीके से 3 पार्टियों के बीच में होगा। पर्टिकुलरली 2 पार्टी उन्होंने कहा, तीसरी पार्टी यहाँ पर एजेंट भी होता है। तो 2 पार्टी उन्होंने कहा कि एक तो मैनचेस्टर सिटी, दूसरा अर्लिंग हालैंड। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि अर्लिंग हालैंड किसी दिन उठेगा और कहेगा कि मैं तो जा रहा हूं, मेरे को नहीं पता, मैनचेस्टर सिटी अपना खुद उखाड़ लो, ऐसा नहीं होगा। हालैंड अपना डिसीजन देगा, और उन्होंने कहा कि मैनचेस्टर सिटी समझेगी उस चीज़ को। लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को बैलेंस आउट करते हुए मेक श्योर किया कि यस, कि मैनचेस्टर सिटी और अर्लिंग हालैंड के बीच में एक अच्छा रिलेशन है, दोनों का रिस्पेक्ट है और दोनों एक दूसरे की चीज़ को समझेंगे। जब उन्होंने ये चीज़ कहा कि जब अर्लिंग हालैंड ऐसा डिसीजन लेगा या फिर जब अर्लिंग हालैंड ऐसा कुछ समझेगा कि उसको अब नेक्स्ट स्टेप या फिर नेक्स्ट स्टेज पे जाना है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी भी उसको समझेगी। और ऐसे में यहाँ पर आप समझने लग जाते हो कि यार दिक्कत तो है थोड़ा सा, मतलब मसाला तो दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को, जब सबसे बड़ा आता है कि भाई क्या यहाँ पर एक ऐसा रिलीज क्लॉज है उसके कॉन्ट्रैक्ट में जो कि हमको नहीं पता, तो उन्होंने कहा कि देखो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैनचेस्टर सिटी को पता है, हालैंड को पता है, उनके पिताजी को पता है और मुझे पता है, और यहाँ पर उसमें रिलीज क्लॉज है कि नहीं है ये उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि उसका किसी और को नहीं पता, मतलब रिलीज क्लॉज है ये भी नहीं बताया और रिलीज क्लॉज नहीं है ये भी नहीं बताया। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो पूरे रूमर्स है अर्लिंग हालैंड को लेके वो काफ़ी ज़्यादा तेज हैं, बट ये चीज़ें काफ़ी नज़ाकत और काफ़ी स्मार्टली उन्होंने इस इंटरव्यू को हैंडल किया है। ओवरऑल उन्होंने काफ़ी सारे टॉपिक्स पे बात किया, आप रेलेवो पे जाके पूरा आर्टिकल यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसी के ज़्यादा अगर बात करें यहाँ पर अब थोड़ी सी कामाविंगा की, तो मेरे को ऐसा लगता है कि रियल मैड्रिड कुर्सी पे बैठी हुई है और पीछे से कोई भी आता है वो बर्फ की बाल्टी हमारे पे पलट देता है और हम जम जाते हैं। मतलब इस तरीके से यहाँ पर इस सीजन इंजरी के मामले में तो रियल मैड्रिड का इतना बढ़िया कटा है कि कटाक मतलब क्रश भी नहीं काटते होगी ऐसा। देखो रियल मैड्रिड के लिए अब हुआ ये है कि और एक्स बार्सिलोना प्लेयर ने काटा। अब देखो ये तो जोक सा पार्ट है, लेकिन अगर आप फ्रांस के अगर आप इस समय यूरो जो गेम्स हो रहे हैं वहाँ पर कामाविंगा ट्रेनिंग में इंजर्ड हो गए और डेम्बेले ने यहाँ पर एक गलती से यहाँ पर ऐसे करते हुए छिचिच करते हुए इंजरी हो गई है। इंजरी ऐसी हुई कि इंजरी हुई है घुटने में। भाई वापस से रियल मैड्रिड में आ चुके हैं और रियल मैड्रिड अभी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ESPN और स्काई स्पोर्ट्स ने इस पर अपनी जो रिपोर्ट दी और रेलेवो ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है कि भाई यहाँ पर दिसंबर 2023 के लास्ट तक, मतलब आप पूरा 2023 बचा हुआ मान लो कि कामाविंगा नहीं खेलेगा। जो लिस्ट ऑफ गेम्स वो मिस करेंगे वो यहाँ पर आपके सामने है, ये कंफर्म है। जो डाउटफुल आप ये मान के चल सकते हो कि 3 जनवरी को जो मैच है मयोर्का के अगेंस्ट रियल मैड्रिड, उसमें भी ये मिस करेंगे, लेकिन 10 जनवरी को जो मैड्रिड डर्बी है उधर मिडल ईस्ट में जो अब बाहर होता है वहां पर भी डाउटफुल है। मतलब 2023 के बाद हम यहाँ पर लेजिट बात करें कि और 15-20 दिन यानी कि और 3-4 गेम जनवरी में मिस करने वाले हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि कामाविंगा फुल फ्लेज एज ऑफ नाउ प्रिकॉशनरी, जब आप कह सकते हो कि हाँ कामाविंगा वापस आ गया, वो अराउंड उसी टाइम होगा
जब राउंड ऑफ 16 की थोड़ी हाइप बनने लगेगी, और तब तक ये अभी और फट रही है कि अभी यही नहीं पता कि राउंड ऑफ 16 में हमारा किससे पाला पड़ेगा, तब और ज़्यादा। असल में बात यह कि राउंड ऑफ 16 की बात नहीं, अगर आप ला लीगा के पूरे कैंपेन की बात करो और रियल मैड्रिड के ब्रांड ऑफ फुटबॉल की बात करो, तो कामाविंगा की वर्सेटैलिटी इतनी ज़्यादा यूज़ करता है और इतनी ज़्यादा एक्सप्लॉइट करता है एंसेलोटी की, उस जैसा प्लेयर कोई है ही नहीं, क्योंकि वर्सेटैलिटी उसका यहाँ पर सबसे बड़ा की कंपोनेंट है। और डेफिनेटली यहाँ पर जिस तरीके से वो खेलता है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस देता है, बहुत टफ होने वाला है भाई उसके, बहुत ज़्यादा टफ। ऑफकोर्स यहाँ पर मॉड्रिच उस चीज़ को फुलफिल करेगा और मॉड्रिच क्रूस हमको साथ में देखने को मिलेंगे, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी बात नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर थोड़ी सी और ला लीगा की, तो भाई बार्सिलोना से अब हमें खबर देखने को मिलती है। अब देखो हाल ही में हुआ है कि बार्सिलोना में जो उनका कैंप नु का रेनोवेशन प्रोजेक्ट चल रहा है, उसको देखने यहाँ पर लपोर्ता पहुंच गए। अब ऑफकोर्स जब लपोर्ता और बार्सिलोना की अगर करंट कंडीशन की बात करें, लपोर्ता पकड़ा गया और लपोर्ता से जावी के बारे में पूछा ये क्या बात हुई। तो ऐसे में यहाँ पर जब जावी के सवाल पूछने लगे तो लपोर्ता ने भी 2 टुक क्लियर जवाब दे दिया। लपोर्ता ने कहा कि देखो डेको ने पहले बोल दिया आरएसी की रिपोर्ट में, इंटरव्यू में, कि जावी पे पूरा ट्रस्ट है, 200% ट्रस्ट है, और तभी हमने कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू कर दिया, तो मतलब ही नहीं बैठता। लेकिन इंटरेस्टिंग ये था कि लपोर्ता ने जिस तरीके से रीजनिंग दी, उन्होंने यहाँ पर फ्रैंकी डियोंग का नाम दिया, पेड्री वगैरह सबका नाम दिया, और उन्होंने यहाँ पर बताया कि अभी इंजरी हो रखी है प्लेयर्स को, लेकिन जैसी इंजरी वापस से मतलब ये हट जाएगी और प्लेयर्स वापस आ जाएंगे, डेफिनेटली आप यहाँ पर जावी का बेस्ट फुटबॉल आते हुए देख सकते हो। ये कंफर्म होता है, इससे पता चलता है कि 2 चीज़, पहली चीज़ जावी को पूरा सपोर्ट है, और दूसरी चीज़ की क्लब भी मानता है कि जावी के अगर ब्रांड ऑफ फुटबॉल थोड़ा डिटोरिएट हुआ है तो उसके पीछे इंजरी एक रीज़न है। क्या यही चीज़ फैंस मानते हैं? अभी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर कहना मुश्किल है, क्योंकि लोग यहाँ पर फिलहाल जावी के टैक्टिकली एक्यूमेंट को थोड़ा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को कि यहाँ पर जो ब्रांड ऑफ फुटबॉल है वो डिटोरिएट हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पर जो प्लेयर है वो इंजर्ड है। लेकिन एक झटका यहाँ पर मैनेजर्स की पूरी मार्केट को लगा है, क्योंकि अल इत्तिहाद यानी कि सऊदी लीग की बात करें तो अल इत्तिहाद जिसने अपने नूनो एस्पिरिटो सैंटो को सैक किया है कुछ टाइम पहले, उन्होंने यहाँ पर एक्स रिवर प्लेट मैनेजर मार्सेलो गलाडो को भाई साइन कर लिया है 18 महीने कॉन्ट्रैक्ट पे। ऑफिशियल अभी शायद से नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर ESPN ने इसको कंफर्म किया है कि यहाँ पर नए मैनेजर जो होने वाले हैं वो गलाडो है। इससे एक चीज़ पता चल रही है कि भाई यहाँ पर सऊदी फुटबॉल मैनेजर्स में भी एक हाई फ्लाइंग मैनेजर्स को लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है। हमको नहीं भूलना चाहिए कि जावी आउट की बात करें, टेन हैग आउट की बात करें, जब भी किसी मैनेजर को आउट करने की बारी आती है, गलाडो का नाम काफ़ी ऊपर होता है। उसके पास काफ़ी क्रेडिबिलिटी है, जिसने रिवर प्लेट को बहुत कुछ जितवाया है, एंड डेफिनेटली एज अ प्लेयर भी और एज अ मैनेजर भी। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं अब थोड़ी सी डेस्ट बेकिंगम की। तो भाई मुंबई सिटी को आज झटका तब लगा, और आप कह सकते हो कि झटका थोड़ा सा प्रेडिक्टेड था, क्योंकि पिछले 2-3 हफ्ते से ही ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड, जो कि इंग्लिश फुटबॉल की बात करें उसके 3rd टियर में खेलती है, यानी कि लीग 1 में खेलती, वो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत टाइम से मुंबई सिटी के मैनेजर डेस्ट बेकिंगम को अपने साइड लेके आना चाहते थे। हमको नहीं भूलना चाहिए कि डेस्ट बेकिंगम मुंबई सिटी में 2021 में आए थे, जो कि अगेन सिटी फुटबॉल ग्रुप के, अगर ऑस्ट्रेलियन मेलबर्न सिटी की बात करें तो उसके मैनेजर थे, वहाँ से यहाँ आए थे। और यहाँ पर आते ही उन्होंने यहाँ पर जो विनिंग ट्रेजेक्टरी थी और जो ग्रोथ था उसको बरकरार रखा था। शील्ड जीता था उन्होंने ISL का, जिसमें उन्होंने यहाँ पर 2 ही गेम हारे थे और बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी अपनी। अगर गोल स्कोर की बात करें तो उनका ब्रांड ऑफ फुटबॉल काफ़ी अटैकिंग और अक्रॉस द ISL की अगर हम प्लेटफॉर्म की बात करें तो हमेशा रिस्पेक्टेड और रिगार्ड्स के साथ देखा जाता है। लेकिन असल में बात यह है कि मुंबई सिटी के अगर आप ऑफिशियल मैसेज में भी देखोगे तो उन्होंने भी इस चीज़ को बताया और इस चीज़ को माना है कि देखो यार, सबसे पहली बात तो ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनाइटेड की अगर हम बात करें तो वहाँ पर उसका घर बसा हुआ है, वो पहले खेल भी चुका है, तो इसलिए वो जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा उसके दिल के करीब है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कहीं से भी ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहाँ पर जब बढ़ेगा, यानी कि जो उन्होंने कारनामा यहाँ करके दिखाया वही कारनामा अगर यूरोपियन फुटबॉल में वो करके दिखाएंगे तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। यूरोपियन फुटबॉल के लिए ऑफकोर्स धीरे धीरे ग्रोथ होगी, लेकिन यूरोपियन फुटबॉल का रास्ता उनका खुल सकता है। और ये रियलिटी तो हमको ही माननी पड़ेगी कि हमारा कोई मैनेजर बहुत बड़े वंडर्स करेगा, लेकिन अगर उसको यूरोपियन फुटबॉल के दरवाजे दिखेंगे तो भाई वो जाएगा, चाहे तुम हो, चाहे हम हो, चाहे वो हो। इंसान भाई ग्रोथ की तरफ ही देखता है और सपना सबका ही होता है। खैर, हम भी कभी कोशिश करते हैं कि भाई हमारा इंडियन फुटबॉल भी कभी आएगा उस लेवल पे जहाँ पर उधर के मैनेजर हमारी तरफ अच्छी नज़रों से देखेंगे। डेफिनेटली भाई इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी किलियन एम्बापे की। तो भाई अब देखो, ये रिपोर्ट ऐसी है जहां पर अभी और इन्फॉर्मेशन आनी बाकी है, लेकिन अभी इस पे आप डेफिनेटली चर्चा कर सकते हो। देखो, एम्बापे रियल मैड्रिड आएगा नहीं आएगा, एम्बापे यहाँ पर बायर्न क्या है, टुकल की साइकिल आएगी कि नहीं आएगी, एम्बापे टू यूनाइटेड, सर जिम रैटक्लिफ कर बेचेंगे नहीं बेचेंगे, कुछ भी हो सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एम्बापे PSG के बीच में जो लड़ाई हुई थी वो सुलझी कि ना सुलझी।
एम्बापे पीएसजी को अपना दिल दे बैठा है कि नहीं दे बैठा, लेकिन उसने डेफिनेटली यहाँ पर उनको एक चेक कैंसिल कर दिया है और वो है 80 मिलियन का। एम्बापे को जो बोनस मिलने थे, जो कि पेंडिंग थे, जो कि पीएसजी को ओ करती है, उधार ले रखे थे आप कह सकते हो, वो एम्बापे ने माफ कर दी है। अब ये चीज़ एक बड़ी डील होती है और मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ क्यों रूमर्स को और स्पेकुलेट कर सकती है, क्योंकि बहुत टाइम पहले रिपोर्ट आई थी कि अगर एम्बापे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा तो इसका मतलब एम्बापे अपने बोनस को सेक्रीफाइस करे, और कर दिया है। 8 मिलियन नहीं, 10 मिलियन नहीं, 20 मिलियन नहीं, 80 मिलियन डॉलर्स। भाई बड़ी रकम होती है काफ़ी ज़्यादा। तो डेफिनेटली यहाँ पर भाई मेरे को लगता है कि इससे जो आने वाली रिपोर्ट्स हैं फ्रेंच मीडिया से, वो काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेट होने वाली है। इसी के साथ यार बात करते हैं अब थोड़ी सी एवर्टन की, और एवर्टन की तो भैया बिल्कुल ही चूताड़ी थपेड़ दी है। एवर्टन इस समय यहाँ पर 14 पॉइंट के साथ है, रेलीगेशन से बाहर है, और उनके नीचे मतलब डेफिनेटली आप कह सकते हो कि पहली बार तो हुआ है सीजन में कि जब वो 3 गेम्स में 2 ड्रॉ ले लिए, 2 जीत गए, 1 ड्रॉ ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर फाइनेंशियल फेयर प्ले के चक्कर में उनके पिछवाड़े थपेड़ दिए जाएंगे, और ऐसे में यहाँ पर 12 पॉइंट्स का डिडक्शन। अब देखो काफ़ी टाइम पहले प्रीमियर लीग ने एक इंडिपेंडेंट बोर्ड को, इंडिपेंडेंट कमेटी को पूरा केस सौंप दिया था और कहा था तुम जो कहोगे हम वो मान लेंगे, तुम कहोगे नुन्नी काट देंगे एवर्टन के ओनर की। तो यहाँ पर भाई बता दिया गया कि अभी ऑफिशियली नहीं हुआ, प्रीमियर लीग इसको ऑफिशियल कर देगी, लेकिन इंग्लैंड में न्यूज़पेपर्स ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि ये रिपोर्ट हमारे तक आ चुकी है। 12 पॉइंट्स का डिडक्शन हो जाएगा और प्रीमियर लीग के लास्ट पे जाएंगे 2 पॉइंट्स के साथ। यानी कि आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट कंफर्म तो नहीं, लेकिन बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि रेलीगेट हो जाएगी एवर्टन। अब मैं आपको बताता हूँ कि फाइनेंशियल फेयर प्ले का केस क्या है। देखो केस ये है कि अभी तक का ये था कि आप लगभग 120 बिलियन का नुकसान कर सकते हो अपने पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। यानी कि आप पिछले 3 साल के अगर आप फाइनेंशियल रिकॉर्ड है तो फाइनेंशियल फेयर प्ले के चलते आपको लगभग 120-115 मिलियन का नुकसान आप उठा सकते हो, ये लीगल है। लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया था कोविड के चलते, क्योंकि सबने ही लॉस उठाया था। जब बात आई एवर्टन के अकाउंट्स की तो एवर्टन ने बताया कि भैया देखो ऐसा हिसाब है कि हमारा तो नुकसान हुआ है 380 से 390 मिलियन का, तो ये बिल्कुल ट्रिपल था जो कि अलाउड था। अब ऐसे में यहाँ पर प्रीमियर लीग ने कहा कि थोड़ी सी रियायत दी थी, ये थोड़ी कहा था कि पूरा पेपर ही फाड़ दोगे तुम। जब एवर्टन से पूछा गया तो एवर्टन ने जवाब में बताया कि नहीं देखो तुम गलत समझ रहे हो, हमारा 190 मिलियन तो यार सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कुछ नहीं माना गया, वो कहने लगे कि हमारा 170 से 200 मिलियन नुकसान सिर्फ कोविड की वजह से हुआ है, बाकी हमारा वैसे है। लेकिन द पॉइंट की 120 से अगर 130 पे हम माफ कर दें, तुम 400 मिलियन का लॉस दिखा रहे हो पिछले 3 सीजन में, ये बहुत बड़ी दिमाग। और चेल्सी में तो कुछ और हो रहा है, इस पर अलग से एक एपिसोड बनाना पड़ेगा। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई फाइनेंशियल फेयर प्ले का केस ऐसा आया है। अगेन काफ़ी लोग इसके फेवर में हैं कि हाँ भाई ठीक है कुछ तो काम कर रहे हैं, काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट है कि सिटी पे क्या है, चेल्सी पे क्या है, क्या काम कर रहे हो तुम भाई, एफएफपी किसी पे लगता है किसी पे नहीं लगता, कैसे रिकॉर्ड करते हो, क्या है, कोई कभी पैसा दे देता है कोई कभी पैसा दे देता है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो मुशीरी हैं वो अपना 94% ऑलरेडी सेल करने के लिए तैयार हैं 777 एयरलाइंस को। तो ये भी अब देखना पड़ेगा कि भाई एवर्टन के लिए किस तरीके से चीज़ें फॉल आउट करेंगी। अगर बात करें आज की अपनी लास्ट अपडेट की जो कि आती है यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड से, तो भाई सर जिम रैटक्लिफ ने पहला डिसीजन लेते हुए दिख गए हैं। रिचर्ड आर्नोल्ड यहाँ पर छोड़ के जाएंगे, साथ ही यहाँ पर मोटोफ भी जाके छोड़ के आएंगे। डेफिनेटली यहाँ पर आपको पता चल रहा है और मेरे को लगता है कि ये हर ओनर का, मतलब अगर माइनॉरिटी ओनर भी है तो उसका एक बढ़िया एक सिग्नेचर मूव होता है कि वो एग्जिस्टिंग रिजीम को हटा के अपनी रिजीम बिठाएगा। और आपको यहाँ पर दिखेगा कि कोई बंदा जो कि नीचे से ऊपर उठ के आएगा और कोई बंदा यहाँ पर इनियोस का ही बंदा बिठाया जाएगा जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऑपरेशंस को देखेगा। अब देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि सर जिम रैटक्लिफ मानते हैं कि भाई बहुत सारा डेडवुड जो इकट्ठा हो रहा है, सबसे पहले तो जनवरी फुटबॉल में उस जनवरी ट्रांसफर विंडो में उसको हटाओ, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं जिनका कोई काम नहीं है उनको हटाओ भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या आप प्रॉफिट पे तो नहीं बेच पाओगे, ये तो कंफर्म है। क्या यहाँ पर यूनाइटेड लॉस उठाने के लिए तैयार है, जो कि शॉर्ट टर्म में लॉस आएगा लेकिन लॉन्ग टर्म में आप उनकी लाइबिलिटी को हटा सकते हो। अब इस पर मैं आपको एक ऐड कर देता हूँ कि जेडन सैंचो को लेकर यूनाइटेड अभी भी कंफर्म नहीं है, बेचना चाहती है लेकिन वही है कि बिल्कुल ही अपनी स्ट्रॉबेरी वर्ल्ड में है कि नहीं नुकसान पर नहीं बेचेगा। अरे कैसे नुकसान पर नहीं बेचोगे भाई, तुम्हारा मैनेजर यहाँ पर ये हार्ड लाइन बना चुका है कि वो उसको लेके नहीं आएगा यूनाइटेड में, तुम्हारा प्लेयर यहाँ पे तय कर चुका है कि वो रात को 2 बजे से 5 बजे तक स्ट्रीम करेगा फीफा की, और तुम कह रहे हो कि मैं यहाँ पर 70 मिलियन की इन्वेस्टमेंट को तो डेफिनेटली यहाँ पर सेल करूंगा। ये तो वही बात होगी कि एथलेटिको मैड्रिड कह रही है कि जाओ फिलिक्स 130 मिलियन वर्थ इट है और हम 145 का प्राइस टैग लगा के बैठे, मुंह में ले लो।